आज का हमारा टॉपिक है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो देखिए क्या होता है ये, जब हम ये देखिए अपन वैक्यूम के अंदर में ब्लड लिया, ठीक है, और ब्लड के अंदर जो ये इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, मतलब आरबीसी होती है, इनके नीचे बैठने के टाइम को या फिर सेडिमेंशन के टाइम को ही अपन ईएसआर बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखिए इरिथ्रोसाइट्स मतलब इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, सेडिमेंटेशन मतलब बैठना, सेटल डाउन होना, और रेट मतलब टाइम। तो देखिए आरबीसी का सेटल होने का टाइम को ही अपन ईएसआर बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, देखिए ये हो गई मतलब आरबीसी जो कि बाइकॉन्केव शेप की होती है, ठीक है। और अब इसके है ना जो सरफेस पे है ना नेगेटिव चार्ज होता है चारों तरफ, ठीक है। और जैसे ये देखिए पास में एक और नेगेटिव चार्ज वाली आरबीसी है। तो अब जब है ना ये आरबीसी आपस में है ना, ये है ना अट्रैक्ट नहीं होती और है ना सेडिमेंट नहीं होती, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर भागती है। बट जब हम इस सैंपल, जब हमारे शरीर में, और ये सर करते हैं क्योंकि कोई भी अपने शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया, कोई भी डिजीज होगी, तो अपन का ईएसआर करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही अपने शरीर में कोई इन्फ्लामेशन हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, तो अपना क्या हो गया, इम्यून सिस्टम काम करेगा। और इम्यून सिस्टम में क्या है, लीवर है, लीवर से है ना डब्ल्यूबीसी और फिब्रिनोजन रिलीज होते हैं। तो जैसे ये फिब्रिनोजन इनके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा और फिर इनको सेडिमेंट कर देगा और इनका रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स बना देगा। देखिए सेडिमेंट कर देगा और रोलेक्स बना देगा। रोलेक्स बनाने का मतलब क्या है, मतलब ये एक आरबीसी के ऊपर दूसरी आरबीसी, फिर उसके ऊपर एक और आरबीसी, फिर एक और आरबीसी। ये देखिए सिक्के, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख देंगे ना, वो उस तरह का रोलेक्स बना देगा। तो ये जैसे रोलेक्स बनेगा, जैसे सपोज कीजिए ये अपने वो मतलब है ना सैंपल है, उसमें रोलेक्स बन गया। तो जैसे रोलेक्स बनेगा आरबीसी के, ये मैंने ज़्यादा थोड़ा जूम आउट करके बना रखा है, वैसे छोटे छोटे बनते हैं आरबीसी, बहुत मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब हो जाती है इकट्ठा। तो ये जैसे रोलेक्स बनेगा तो इनकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, इनका वेट हाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये नीचे जाएंगे। तो देखिए ये फेज भी ऐसे ही होता है, जो अपने ना फेज ऑफ सेटलिंग है, तो उसमें सबसे पहला फेज आता है रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, और जो कि 10 मिनट तक होता है, उसमें क्या है, रोलेक्स बन जाता है। तो दूसरा फेज आता है सेटलिंग का, ठीक है, मतलब अब ये मतलब इनका वेट ज़्यादा है तो ये सेटल होंगे, तो ये आराम से पूरे यहाँ पे सेटल होंगे, तो उस फेज को बोलते हैं हम सेटलिंग का, ठीक है। और फिर थर्ड फेज में क्या होता है, ये सब सेटल हो गए, फिर इनका ना मतलब है ना पैकेजिंग हो जाती है, तो ये थर्ड फेज ही होता है। तो ये फेज ऑफ जो मतलब ईएसआर है वो भी अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले रोलेक्स बनता है, फिर अपना है ना मतलब है ना सेटलिंग होता है, रोलेक्स की वेट ज़्यादा है तो ये नीचे आएंगे तो सेटल होंगे 40 मिनट तक, और ये होता है 40 मिनट का सेटलिंग का फेज दूसरा, और तीसरा फेज पैकिंग का फेज होता है वो 10 मिनट का होता है। तो ये अपन ने देख लिया इसका मैकेनिज्म। और अब अपन देखेंगे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, ठीक है, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं नोट्स में क्या लिख रखा है। तो देखिए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज यूज्ड एज ए इंडेक्स फॉर प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव डिजीज विच वुड बी ड्यू टू मैनी केसेस। तो देखिए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये एक इंडेक्स है जिससे अपन पता चल सकता है कि कोई इंडेक्स अपने ना कोई शरीर में कोई डिजीज है या नहीं है, और उसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल आप किस तरह से करते हैं, हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को है ना वर्टिकल ट्यूब में रखते हैं, और फिर है ना इरिथ्रोसाइट जो कि आरबीसी है वो फॉल होते हैं बॉटम पे कुछ टाइम के साथ, और वो है ना एक पैक्ड कॉलम बना देते हैं, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है और इसके मैकेनिज्म आपने जान लिया। और फैक्टर कौन कौन से, देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन। अगर देखिए ये अपन ने देखा था कि रोलेक्स बनता है, तो जितने ज़्यादा रोलेक्स बनेंगे एक सैंपल में तो उतनी ही ज़्यादा ईएसआर फास्ट होगी। तो देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ईएसआर फास्ट होगी, ठीक है। दूसरा अपन ने फैक्टर देखेंगे अपन यहाँ पे फिब्रिनोजन वो मतलब है ना प्रोटीन है जो कि अपने रिलीज होता है जब अपने कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि नेगेटिव चार्ज को काउंटर करता है। तो फिब्रिनोजन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज काउंटर होंगे, और उतना ही ज़्यादा ईएसआर होगा। तो जितने ज़्यादा अपने फिब्रिनोजन उतना ही ज़्यादा ईएसआर, ठीक है। अब अपन तीसरा देखते हैं गामा अल्फा और बीटा मतलब है ना ग्लोबिन्स, ये प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा में होता है। देखिए ये अपन कोई भी सैंपल लेंगे उसके अंदर देखिए मतलब आरबीसी होगी, बफी गोट में है ना प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होगी, और फिर ये प्लाज्मा होगा। तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो मतलब है ना एल्बुमिन, ग्लोबिन, ठीक है। तो अब और ये मतलब बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजन वगैरह। तो ये क्या करते हैं, ये ना ये आरबीसी होती है जो कि इनके सरफेस में नेगेटिव चार्ज होता है, वो उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं और है ना मतलब ईएसआर बढ़ा देते हैं। बट एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि होता है एल्बुमिन, वो क्या करता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज देगा, तो ये ईएसआर बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। तो जितने ज़्यादा एल्बुमिन होगा उतना ही कम ईएसआर होगा। तो ये अपन ने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, प्रोटीन का किस तरह से इफेक्ट होता है। इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आरबीसी को नेगेटिव चार्ज करके इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ा देता है, और अगर एल्बुमिन ऐसा है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो ये अगर बढ़ेगा तो ईएसआर कम हो जाएगा, ठीक है। और अब अपन चौथा देखेंगे रेशियो ऑफ रेड सेल टू प्लाज्मा। तो देखिए इसमें ये है, अब अपन ने 3 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और
यहाँ पे ये देखिए ये रेड सेल है और ये प्लाज्मा है, ये नॉर्मल है। और अगर रेड सेल कम कर दी एक में और ये प्लाज्मा कर दिया बाकी, और एक में क्या कर दी रेड सेल कर दी और प्लाज्मा थोड़ा सा कम कर दी, तो जितनी ज़्यादा रेड सेल होगी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो इनमें से पॉजिटिव चार्ज कम आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम आएगा तो इनका है ना मतलब है ना अट्रैक्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा तो ESR भी कम हो जाएगा। तो देखिए अगर रेड सेल ज़्यादा हुई तो अगर है ना रेड सेल ज़्यादा हुई, RBC ज़्यादा हुई तो ESR कम होगा, और प्लाज्मा अगर कम हुआ तो भी ESR कम होगा, ये देखिए। और अगर रेड सेल कम हुई तो इनके बीच में ना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी, तो ESR बढ़ जाएगा। तो ये रेड सेल अगर कम हुई तो ESR बढ़ेगा, मतलब प्लाज्मा भी ज़्यादा है इसमें और प्लाज्मा ज़्यादा होगा। तो यही अपना रिलेशन है नॉर्मली जो अपन का समझने का है। तो देखिए यही बता रखा है रेशियो ऑफ रेड सेल टू प्लाज्मा, तो चेंज हो जाता है रेशियो। अगर प्लाज्मा ज़्यादा होगा तो ESR ज़्यादा होगा, और प्लाज्मा कम होगा तो ESR भी कम हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब देखिए जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो है ना उस है ना RBC को ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है ट्यूब, तो यहाँ पर RBC को ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो RBC को ज़्यादा चलना पड़ेगा तो ESR लो हो जाएगा, और अगर छोटी होगी तो RBC कम चलना पड़ेगा तो ESR हाई हो जाएगा। अब बोर ऑफ ट्यूब, बोर मतलब होता है डायमीटर। देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं ये ट्यूब है, तो ये जो डायमीटर है ना इसको बोलते हैं बोर ऑफ ट्यूब। तो अगर ये अगर है ना बोर अगर है ना ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज मतलब है ना जो RBC वो है ना दोनों के वो है ना रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो फिर कम हो जाएगा। और ये अगर कम हो गया तो है ना मतलब है ना ESR ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब इतना ज़्यादा रिपेल नहीं होगा बीच में। और पोजीशन ऑफ ट्यूब, पोजीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, वर्टिकल होनी चाहिए। अगर RBC ट्रेवल करनी है लेस डिस्टेंस पे तो ESR भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल होनी चाहिए, पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो ये 4-5 फैक्टर है, मतलब 7 फैक्टर है जो अपने अफेक्ट करते हैं ESR को। अब अपन आते हैं फेजेस, तो 3 फेजेस होते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखिए रोलेक्स बनेगा, और किस तरह से बनता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आता है फिब्रिनोजन से, तो ये इनको है ना इनके बीच में रोलेक्स बना देता है। और ये फेज 1 होता है और ये 10 मिनट का होता है, और फिर अपन ये सेटल होता है, भारी होता है इसलिए। तो और फिर ये सेटल होने के फेज को 40 मिनट कांस्टेंट रेट पे होता है, और थर्ड फेज में पैकेजिंग हो जाती है। तो यही अपन ने पढ़ा। तो सबसे पहले होगा रोलेक्स फॉर्मेशन, जो कि इनिशियल स्टेप होगा 10 मिनट के लिए, फिर सेटलिंग होगा 40 मिनट पे कांस्टेंट रेट पे, और पैकेजिंग होगा वो आखिरी 10 मिनट। और पैकेजिंग वाले को अपन स्टेशनरी फेज भी कह सकते हैं, जो कि सेडिमेंट मतलब होगा स्लो और पैकेज हो जाएगा RBC के नीचे। तो इसीलिए अपन है ना ESR को है ना अपन एक्सप्रेस करते हैं MM फर्स्ट आवर, क्योंकि एक घंटे का प्रोसेस है पूरा। अब देखिए कौन कौन से मेथड है ESR के लिए, तो देखिए 4 मेथड है, वेस्टर्न ग्रीन, विंड्रोप, माइक्रो ESR और ऑटोमेटेड। तो देखिए अब इसमें से इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न ग्रीन और विंड्रोप, तो अपन इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, बाकी माइक्रो ESR और ऑटोमेटेड सारे मेथड पढ़ेंगे अपन। तो देखिए ये आ गया वेस्टर्न ग्रीन और विंड्रोप। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए वेस्टर्न ग्रीन में क्या होता है, सबसे पहले अपन को तो इनके ना पाइपेट याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक साइड लिख देते हैं अपन वेस्टर्न ग्रीन, और एक तरफ लिख देंगे विंड्रोप, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न ग्रीन में क्या होगा, इसमें जो अपन एंटीकोगुलेंट लेंगे वो होगा ट्राइसोडियम सिट्रेट, ठीक है। और इसमें अपन जो एंटीकोगुलेंट लेंगे वो लेंगे अपन EDTA विंड्रोप में। और वेस्टर्न ग्रीन में क्या होगा, दोनों तरफ से खाली होगी। देखिए वेस्टर्न मतलब क्या है, बाहर का कल्चर, और बाहर के लोग क्या कपड़े छोटे ही पहनते हैं, चारों तरफ से खुले रहते हैं, ये अपने याद करने के लिए याद कर रहे हैं। तो देखिए वेस्टर्न कल्चर है तो दोनों तरफ से खुली है, ठीक है। और विंड्रोप है तो एक तरफ से खुली है, ठीक है, एक तरफ से। और इसकी लेंथ होगी वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट की वो 30 सेंटीमीटर होगी, और विंड्रोप पाइपेट की लेंथ होगी वो होगी 11 सेंटीमीटर। और इसका इन दोनों का डायमीटर 2.5 mm ही होता है, ठीक है, वो डायमीटर जिसको कहते हैं अपन। और है ना वेस्टर्न ग्रीन है जो कि मतलब है ना दोनों तरफ से खाली है, तो उससे 0 से लेकर 200 तक कैलिब्रेशन होता है, ठीक है, 0 से लेकर 200। और विंड्रोप है तो 0 से 10 और 10 से 0, 2 कैलिब्रेशन होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये अपन की जानने की बातें हैं, बाकी देखिए मेथड वगैरह सब ईजी है। अपन ने ये सारी मतलब है ना बेसिक जान लिया इनका। और जो ये मतलब है ना विंड्रोप होता है, इसको अपन है ना PCV के लिए भी यूज ले सकते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये अपन ने समझ लेंगे। अब अपन डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए वेस्टर्न ग्रीन मेथड में अपन यूज करते हैं वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट। तो देखिए पहला ही पॉइंट ये है कि ये स्ट्रेट 30 सेंटीमीटर की लॉन्ग पाइपेट होती है, जो कि दोनों तरफ से खुली रहती है। देखिए वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं तो खुले ही रहते हैं, तो मतलब दोनों तरफ से खुली है। और बोर डायमीटर 2.5 mm होता है, और कैलिब्रेटेड होता है 0 से 200 mm टॉप से बॉटम तक। और जो एंटीकोगुलेंट यूज लेते हैं वो ट्राइसोडियम सिट्रेट लेते हैं, और उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1:4 होगा एंटीकोगुलेंट और ब्लड। मतलब अगर अपन ने एंटीकोगुलेंट 1 लिया तो ब्लड हम 4 लेंगे, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, पेशेंट का सैंपल लिया और पेशेंट को बोलेंगे मॉर्निंग फास्ट कंडीशन में आए, मतलब क्या है, रात को भूखा होकर सुबह आए। फिर अपन उसका 1.6 ml ब्लड लेंगे, और अपन जो मतलब जिस एंटीकोगुलेंट वाइल में लेंगे उसमें 0.4 ml होगा ऑलरेडी मतलब एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो
और इसमें ऐसा होता है कि इसको अपन है ना 2 घंटे से मतलब है ना जैसे सैंपल लिया तो इस 2 घंटे के अंदर अंदर अपन को ब्लड लेना है, जैसे मतलब है ना खून ले लिया तो 2 घंटे के अंदर अंदर अपन को टेस्ट करना है। तो अपन पाइपेट फिल करेंगे 0 तक, ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे वर्टिकल रैक में रख देंगे 1 घंटे के लिए और फिर देखेंगे नॉर्मल वैल्यू। अगर है ना मेल में 3 से 5 mm 1 घंटे में आ रही तो नॉर्मल है, और 4 फीमेल में 4 से 7 mm हो रहा है 1 घंटे में तो नॉर्मल है, ठीक है। और इनका एडवांटेज क्या है, ये मोर सेंसिटिव मेथड है, ईजी टू फिल और क्लीन है, मतलब है ना वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट को हम आराम से फिल कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा अमाउंट में इसको ब्लड चाहिए और डाइल्यूशन होता है ब्लड का, एंटीकोगुलेंट वो अफेक्ट करता है ESR को। अब विंड्रोप मेथड है, विंड्रोप मेथड में क्या है, एक है ना ग्लास ट्यूब होती है जो कि एक एंड से क्लोज होती है, ये देखिए, ठीक है। और इसमें अपन 11 सेंटीमीटर की लॉन्ग मतलब लेते हैं ट्यूब और उसका बोर डायमीटर होता है 2.5 mm और एक ग्रेजुएटेड होती है दोनों साइड से 10 से 0 और 0 से 10। इसमें एंटीकोगुलेंट लेते हैं अपन EDT और डबल ऑक्सलेट, ठीक है। और प्रोसीजर क्या है, पेशेंट को फास्टिंग कंडीशन में आना है, 2 ml ब्लड लेंगे अपन एंटीकोगुलेंट से और फिर विंड्रोप ट्यूब में 0 के कैलिब्रेशन तक डाल देंगे और पास्टर पिपेट की मदद से ले लेंगे, ठीक है। और उसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए और फिर अपन वर्टिकली उस ट्यूब को प्लेस कर देंगे और फिर देखेंगे अगर मेल के अंदर 0 से 7 mm 1 घंटे में आ रही तो नॉर्मल है और फीमेल के अंदर 0 से 15 mm आ रही तो नॉर्मल है 1 घंटे में। और ये एडवांटेज क्या है, ये सिंपल मेथड है और इसमें खून थोड़ा कम चाहिए, डाइल्यूशन नहीं होता है एंटीकोगुलेंट के साथ और PCV भी अपन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें है ना मतलब है ना ज़्यादा अगर एंटीकोगुलेंट डाला तो ESR अफेक्ट कर सकता है और इसमें है ना 100 mm से ज़्यादा अपन ESR मेजर नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना विंड्रोप। और अब आता है माइक्रो ESR मेथड। माइक्रो ESR मेथड उन पेशेंट के अंदर लिए आता है जिनका वेन पंचर पॉसिबल नहीं है और उनके अंदर कैपिलरी लेते हैं अपन 16 सेंटीमीटर की और 1 mm उसका डायमीटर होता है और ये कैपिलरी मतलब है ना 1 से 50 ग्रेजुएटेड होती है, 1 से लेकर 50 तक इनका ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। और 2 लेड लाइन होती है इनके ऊपर, ठीक है। और अगर अपन के पास ये अगर गैप कैपिलरी नहीं है तो अपन है ना हिप्नोटाइज कैपिलरी भी यूज ले सकते हैं, उसमें मतलब है ना अपन मेजरमेंट वगैरह करके कर सकते हैं। और इसमें एंटीकोगुलेंट कौन से यूज होते हैं, तो देखिए वेस्टर्न ग्रीन में अपन मतलब है ना वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न ग्रीन तो ट्राई सोडियम सिट्रेट ले रहे थे, विंड्रोप में अपन क्या ले रहे थे EDT और इसमें दोनों का मिक्स लेंगे माइक्रो ESR में। तो सोडियम सिट्रेट और EDT दोनों का मिक्स लेंगे, इसमें है ना माइक्रो सेडिमेंट पाइपेट लेंगे और पहले मार्क तक अपन एंटीकोगुलेंट डालेंगे रेड और दूसरे मार्क तक अपन है ना मतलब है ना ब्लड डालेंगे फ्री फ्लोइंग कैपिलरी ब्लड और फिर अपन क्या है उसको थोड़ा इन्वर्ट करके रख देंगे रैक में और फिर अपन रिजल्ट देख लेंगे। और रिजल्ट इसका वेस्टर्न ग्रीन की तरह होगा, मतलब नॉर्मल वैल्यू 3 से 5 mm 1 घंटे में मेल में और फीमेल में होगी 4 से 7 mm फर्स्ट आवर में। तो ये हो गया अपना माइक्रो ESR। और ऑटोमेटेड है, तो ऑटोमेटेड में कुछ नहीं है, ऑटोमेटेड क्लोज सिस्टम यूज होता है जो कि ब्लड कलेक्शन को करते हैं अपने स्पेशल एवोकेटेड ट्यूब्स जो कि है ना सिट्रेट और EDT कंटेन करती है और ये है ना पिकेबल कैप और से भी ले सकते हैं और ऑटोमेटेड डाइल्यूशन हो जाता है सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया ऑटोमेटेड ESR। तो अपन ने सारे मेथड पढ़ लिए ESR के। अब अपन आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ESR के क्या है। तो देखिए ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है, इससे पता नहीं चल सकता कि अपन को वही बीमारी है, नॉन स्पेसिफिक है। हाँ, इससे ये पता चल जाएगा कोई डिजीज है अपने अंदर पर स्पेसिफिक नहीं है कि यार वो बीमारी है। और डायग्नोसिस यूज किसके लिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोलाजन डिजीज, मल्टीपल माइलोमा और मैक्रोग्लोबिनीमिया के लिए इसका वो डायग्नोसिस यूजेस है। अब ESR बढ़ता किस में, ट्यूबरकुलोसिस में बढ़ जाता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, शॉक में बढ़ जाता है, एनीमिया में बढ़ जाता है, लिवर डिजीज में बढ़ जाता है, मल्टीपल माइलोमा में बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी और सेबी में बढ़ जाता है। और कम किस में होता है, पॉलीसाइथीमिया, स्पेरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर और न्यूबॉर्न इन्फेंट में ESR कम हो जाता है। तो याद रखने के लिए क्या है, पॉलीसाइथीमिया जिसमें RBC बढ़ रही है तो ESR कम हो रहा है, ठीक है। स्पेरोसाइटोसिस जिसमें RBC का शेप चेंज हो गया तो उसमें ESR कम हो गया, सिकल सेल एनीमिया उसमें ESR कम हो गया। और ट्यूबरकुलोसिस TB के अंदर ESR बढ़ जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ये बढ़ जाएगा ESR। और इन्फ्रैक्शन में ये लिखना आप स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं लोग। और शॉक और एनीमियाज में ESR बढ़ जाता है। तो ये हो गया अपना पूरा ESR अच्छे से। अब अपन अगले टॉपिक में जानेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम और उसको हेमेटोक्रिट भी कहा जाता है।